नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल आशा की किरण में स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र का तीसरा लेसन मुद्रा और साख करेंगे। मुद्रा और साख। मुद्रा से क्या अभिप्राय है? मुद्रा से क्या अभिप्राय है? मुद्रा होती मनी, पैसा। इसका प्रयोग क्यों शुरू हुआ? आज हम इस लेसन के अंदर मुद्रा और इसके क्या कार्य है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये लेसन इकोनॉमिक्स में सबसे महत्वपूर्ण है और आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेसन, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में हम आज इसको समझेंगे और आपके जीवन में बहुत सारी बातें काम भी आएंगी इस लेसन से संबंधित। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा से हमारा अभिप्राय है पैसा। पैसा का मतलब क्या है कि जो वस्तुओं का विनिमय का एक माध्यम हो, वस्तुओं को खरीदने में जिसका हम प्रयोग करते हैं, वस्तुओं के मूल्य को मापने में हम जिसका प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मुद्रा। अब आप बाजार में जाते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होती है? मुद्रा की। किसी भी वस्तु का मूल्य मापना है, किस बोर्ड का मूल्य कितना है, इस बिल्डिंग का मूल्य कितना है, तो वो किस में मापते हैं आप? मुद्रा में। तो इसका चलन कैसे हुआ? मुद्रा से पहले क्या होता था? मुद्रा से पहले किन वस्तुओं का प्रयोग होता था वस्तुओं को खरीदने के लिए और बेचने के लिए? आज हम इस लेसन के माध्यम से आप को इन सब बातों से अवगत कराएंगे। मुद्रा, उसके बाद आता है साख। उसके बाद क्या आता है? साख। लोगों के द्वारा निजी व्यक्ति या बैंकों से लिया गया ऋण। साख क्या कहलाती है? लोगों के द्वारा निजी व्यक्तियों से, आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदार से, भाई बंधु से या बैंकों से लिया गया जो ऋण है वो क्या कहलाता है? साख। उसके बाद आता है वैध मुद्रा। उसके बाद क्या आता है? वैध मुद्रा। वैध का मतलब क्या होता है कि जो कानूनी रूप से सही हो, मतलब एक ऐसी मुद्रा जिसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट में नकली नोट चलन में आते हैं, लेकिन जिसको उस नकली नोट के बारे में पता लग जाता है कि ये नकली है तो वो उसको क्या है? नकार सकता है। लेकिन वैध मुद्रा क्या होती है कि वो पैसा या वो मुद्रा जो कानूनी रूप से सही हो, जिसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता लेने से या देने से, तो उसको क्या बोलेंगे? वैध मुद्रा। फिर ऊपर जो हमने किया था कि मुद्रा से पहले क्या होता था? मुद्रा से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मुद्रा से पहले क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? जब मुद्रा नहीं होती थी तो लोग वस्तुओं के बदले में वस्तु को खरीदते थे। कि किसी को मान लीजिए अनाज की आवश्यकता है तो वो ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो अनाज बेचना चाहता हो, और वो अनाज बेचने वाला उसकी वो वस्तु खरीदना चाहता है या नहीं चाहता, तो ये एक समस्या होती थी। वस्तु विनिमय को समझेंगे हम क्या होता था कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को खरीदना। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को खरीदना। जैसे किसी के पास अनाज है, वो अनाज से क्या लेना चाहता है? मटका। तो मटके बेचने वाले को ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो मटका लेना चाहता हो और वो उसका अनाज खरीदने के लिए तैयार हो। तो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को खरीदना क्या कहलाता था? वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें एक समस्या आती थी कि दोनों तरफ से संयोग होना चाहिए, दोनों तरफ से मतलब एक दूसरे की वस्तु खरीदने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके ऊपर भी हम आज डिस्कस करेंगे। फिर आया उसके बाद मुद्रा विनिमय। मुद्रा की शुरुआत क्यों हुई? वही बात है कि कोई व्यक्ति अनाज बेचना चाहता हो लेकिन वो मटका नहीं खरीदना चाहता या अन्य वस्तु नहीं खरीदना चाहता, तो एक समस्या पैदा होगी क्योंकि दोनों तरफ से दोहरा सहयोग नहीं हुआ। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मुद्रा का चलन हुआ, मुद्रा को चलित किया गया, समाज में लेके आना पड़ा, क्योंकि इस समस्या को दूर करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। तो आज मुद्रा के माध्यम से हम
किसी भी वस्तु को मार्केट में जाकर खरीद सकते हैं, क्योंकि ये वैध है। आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपने पैसा दिया और वो सामान खरीद लिया, चाहे आपको जूते खरीदने हो, चाहे आपको अनाज खरीदना हो, चाहे आपको घर का कोई घरेलू सामान खरीदना हो, तो आप मुद्रा लेके जाते हैं और अपना सामान, जरूरतमंद सामान खरीद के ले आते हैं। मुद्रा विनिमय का अर्थ क्या हुआ कि मुद्रा के बदले में वस्तुओं को खरीदना और बेचना मुद्रा विनिमय कहलाती है। तो इस वस्तु विनिमय की जो समस्या थी उसको किसने दूर किया? मुद्रा ने। आज आप देखेंगे मुद्रा का चलन क्या क्या है। कागज के नोट है और लोहे के सिक्के हैं। लेकिन पहले मुद्रा किस रूप में आती थी? सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, तांबे के सिक्के होते थे, या अपने अपने राजा महाराजाओं की अपनी अपनी अलग अलग मोहरें होती थी अलग अलग मुद्रा के रूप में। इसी प्रकार आप विश्व में देखेंगे, जैसे भारत की मुद्रा क्या? रुपया है। तो अलग अलग देशों में ये अलग अलग है। जैसे यूरोप के देशों में जाएंगे तो आप वहाँ की मुद्रा क्या है? पौंड है। अमेरिका में क्या है? डॉलर है। या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यापार होता है वो किस मुद्रा के माध्यम से होता है? डॉलर के माध्यम से। तो आज मुद्रा ने इस वस्तु विनिमय प्रणाली की जो समस्या थी उसको दूर कर दिया। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से दोहरा सहयोग होता था। ये एक आपका क्वेश्चन भी बनेगा कि दोहरा सहयोग की जो समस्या थी उसको किसने दूर किया? मुद्रा ने। कैसे दूर किया? अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। आप इस एग्जाम्पल के अलावा और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उसको क्या बोलते थे? मांग का दोहरा सहयोग। उसको क्या बोलते थे आप? मांग का दोहरा सहयोग, कि दोनों तरफ से सहयोग बैठना चाहिए खरीदने और बेचने के लिए। जब तक एक व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार है और दूसरा बेचने के लिए तैयार नहीं है तो आप उस वस्तु को खरीद नहीं सकेंगे। तो इस समस्या को किसने दूर किया? मुद्रा ने। इसी लेसन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा, बैंक। कि बैंक क्या होता है? आपने बैंकों के नाम तो बहुत सुने होंगे, लेकिन इनकी स्थापना क्यों करनी पड़ी? बैंकों का क्या उद्देश्य है? तो बैंक से अभिप्राय है एक ऐसी संस्था जो जरूरतमंद लोगों को ऋण दे और जिनके पास अतिरिक्त पैसा है वो पैसा बैंकों में जमा करे। बैंक से क्या अभिप्राय है हमारा? कि जरूरतमंद लोगों को ऋण उपलब्ध कराए और अतिरिक्त पैसा जिन लोगों के पास है वो बैंक में जमा करे। तो वो क्या कहलाता है? बैंक। तो इससे बैंक को क्या फायदा होता है कि जरूरतमंद लोगों को पैसा दे दिया, अतिरिक्त है वो जमा करवा लिया। तो इससे बैंक को क्या फायदा हुआ? बैंक को यह फायदा हुआ कि जिस व्यक्ति का पैसा जमा किया है उसको कम ब्याज की दर दी जाती है। बैंक में जो व्यक्ति पैसा जमा करता है उसको ब्याज की दर कम दी जाती है बैंक की तरफ से। और बैंक जिन व्यक्तियों को लोन देता है, ऋण देता है, उधार देता है, उनसे ब्याज की दर ज्यादा ली जाती है। तो इसके बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? लाभ। मान लीजिए बैंक ने एक व्यक्ति को 1000 रुपये 1 साल के लिए उधार दिए या ऋण के तौर पर दिए, और दूसरा व्यक्ति 1000 रुपये बैंक में जमा करने के लिए आता है उतने ही समय के लिए। और जब वो व्यक्ति अपना पैसा वापस लेके जाता है तो ब्याज की दर उसको कम दी जाती है। मान लीजिए उसको 80 रुपये ब्याज दिया गया 6 महीने या 1 साल के लिए उसने जो भी पैसा जमा किया है, और वही पैसा एक व्यक्ति लोन के रूप में बैंक से लेके गया है और उस व्यक्ति ने जब वो पैसा बैंक में जमा कराया तो उससे ब्याज के रूप में 100 रुपये लिए, क्योंकि उसकी ब्याज की दर ज्यादा थी। तो इनके जो बीच का जो अंतर रहा 20 रुपये, तो ये बैंक का क्या है? प्रॉफिट है, लाभ है। तो बैंक एक बीच का कार्य करता है, अतिरिक्त पैसा जमा करवाने वाले और जरूरतमंद लोगों के बीच में बैंक। अगर आप बैंक में जाते हैं या बैंक में आपने कभी देखा है तो चेक शब्द का भी आप प्रयोग करते होंगे, सुना होगा आपने कि चेक क्या होता है। चेक से अभिप्राय है एक कागज का टुकड़ा जिसके माध्यम से
कोई भी व्यक्ति अपने खाते से, अपने अकाउंट से उसके ऊपर जितनी भी रकम डालता है, जितने भी उसके ऊपर एक अकाउंट डालता है, वो किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, तो वो व्यक्ति उस चेक को बैंक में जमा कराने के बाद वो राशि प्राप्त कर सकता है। तो चेक भी क्या है, एक प्रकार की मुद्रा का माध्यम है, इसके द्वारा भी हम व्यापार कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कोई सामान खरीदा, तो वह व्यक्ति अपनी चेक बुक से उस व्यक्ति को जितने का सामान खरीदा है वो उस पर अमाउंट डालकर वो उस व्यक्ति को दे सकता है। तो वो व्यक्ति बैंक में जाकर उस चेक को जमा करा के उसको क्या है, मुद्रा के रूप में वापस ले सकता है। चेक। ऋण, ऋण मतलब लोगों के द्वारा बैंकों से, सहकारी समितियों से लिया गया पैसा या निजी दोस्तों से, रिश्तेदार से, गांव के साहूकार से, महाजन से, व्यापारी से लिया गया पैसा क्या कहलाता है, ऋण। ऋण लेने की कुछ शर्तें होती है। ऋण लेने की कुछ क्या होती हैं, शर्तें होती हैं कि उन शर्तों के द्वारा ही आपको ऋण उपलब्ध होगा। अब अगर आप बैंक में जाएंगे तो बैंक से अगर आप ऋण लेते हैं तो बैंक आपको ऐसे ही पैसे नहीं देगा, बैंक गारंटी के रूप में ऋणाधार लेगा। बैंक गारंटी के रूप में क्या लेगा आपसे, ऋणाधार, कि किस आधार पर वो आपको ऋण दे। आपकी जो संपत्ति है उसके कागजात, या आपकी जो दुकान है उसके कागजात, मतलब किसी ने, या आपकी जो जेवरात है, जेवर है वो, तो किसी ने किसी बेस पर, किसी ने किसी आधार पर आपको ऋण देता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऋणाधार। इसकी और क्या शर्तें होती हैं, दर, कि किस दर पर आपको ब्याज, किस ब्याज की दर पर आपको ऋण दिया जाता है। तो आपकी संपत्ति, कागज और ब्याज की दर। समय, समय भी निश्चित किया जाता है। जब आप किसी से ऋण लेते हैं तो दर के साथ साथ आप समय भी निर्धारित करते हैं कि कितने समय के लिए आप ऋण ले रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, कुछ ऋण की शर्तें हैं। अब बात आती है कि आप ऋण, पैसा किन किन से उधार ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, बैंक, सहकारी समितियां या कुछ ऐसी संस्थाएं। इसके अलावा और आप किससे ऋण ले सकते हैं, गांव के साहूकार से, महाजन से, व्यापारी से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से। तो इनको हम क्या बोलते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक ऋण के स्रोत और अनौपचारिक ऋण के स्रोत। अगर आप पैसा बैंक, सहकारी समितियां इनसे लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, औपचारिक स्रोत। क्या कहलाएगा, औपचारिक स्रोत। कौन कौन से, बैंक, सहकारी समितियां, ये क्या कहलाएंगे, ऋण के औपचारिक स्रोत। बैंक, सहकारी समितियां, इनमें अगर आप ऋण लेंगे तो ब्याज की दर कम होती है। अगर इनसे आप ऋण लेंगे तो ब्याज की दर क्या होती है, क्या निश्चित होती है, कम होती है। लेकिन अनौपचारिक स्रोत, कौन से, अनौपचारिक स्रोत, दोस्त, साहूकार, महाजन, व्यापारी, अगर आप इन लोगों से ऋण लेते हैं तो ये कौन से स्रोत कहलाएंगे, अनौपचारिक स्रोत। भारत के गांवों में ज्यादातर लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं और इनकी ब्याज की दर ज्यादा होती है, ये शोषण भी ज्यादा करते हैं। तो इनकी और इनकी ब्याज की दर में बहुत दिन रात का अंतर होता है। भारत के लोगों का जो शोषण का मुख्य कारण है वो अनौपचारिक स्रोत है।
तो इसको दूर किस प्रकार किया जा सकता है कि लोग अनौपचारिक स्रोत या साहूकार, महाजन, व्यापारी इनसे ऋण न लेकर बैंक, सहकारी समितियों से ऋण ले। तो इसके लिए भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने बैंकों की संख्या को ज्यादा करना पड़ेगा, हर गांव में इनकी शाखाएं खोलनी पड़ेगी, लोगों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना पड़ेगा, जो ऋणाधार की जो शर्तें हैं वो भी कम करनी पड़ेगी कि एक गरीब व्यक्ति अपना कारोबार शुरू करना चाहता है। यह आपका अभ्यास का पहला क्वेश्चन बनेगा कि जोखिम वाली परिस्थितियां पैदा हो जाती है अनौपचारिक स्रोत में। मान लीजिए किसी ने अनौपचारिक स्रोत से या साहूकार, महाजन से पैसा लिया और जमीन को एक निश्चित समय के लिए किसी से ठेके पर लिया और उस पर फसल उगा दी, और वो फसल लास्ट में जाके जब तैयार होती है उसमें आग लग जाती है या सूखा आ जाता है या कोई अन्य तरीके से वो फसल खराब हो जाती है, तो उसने जो पैसा लिया था वो भी गया, फसल भी गई। फिर वो किस प्रकार उस ऋण का वो चुका पाएगा? तो वो क्या है, उस ऋण के अंदर फंस जाता है, ऋण उसके लिए फंदा बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में फिर आप समझ सकते हैं कि क्या करेगा वो। तो अनौपचारिक स्रोतों की तरफ लोगों को नहीं जाना चाहिए। इसका उपाय क्या है कि औपचारिक स्रोतों को ज्यादा से ज्यादा भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कम ब्याज दर पर गरीब लोगों के लिए सरकार की तरफ से समय समय पर मतलब गांव के लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, उनको सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। तो औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे कि इसमें ब्याज की दर कम होती है, शोषण कम होता है, इसमें ब्याज की दर ज्यादा होती है, शोषण किया जाता है लोगों का, गरीब लोगों का। उसके बाद आता है, आपने यहाँ पढ़ा था बैंक। अनेक प्रकार के आपने बैंकों के नाम सुने होंगे, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक, अलग अलग राज्यों के अलग अलग होते हैं। इन बैंकों से ऊपर एक बैंक होता है जिसको क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। क्या नाम से जानते हैं हम इसको? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय जो मुद्रा है रुपया, उसके ऊपर आप आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख सकते हैं लिखा हुआ, क्योंकि भारत की जो मुद्रा है रुपया, इसको केवल एक ही संस्था बनाती है। इसको बनाने का कार्य कौन करता है? आरबीआई। 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए का जो नोट है उसको छोड़कर बाकी सभी प्रकार की जो मुद्राएं हैं, चाहे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, जितने प्रकार के अन्य मुद्राएं हैं, सबको बनाने का काम कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो जो आरबीआई बैंक है, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई बैंक, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो आरबीआई बैंक है सभी बैंकों के ऊपर नजर बना के रखता है। अगर ये क्वेश्चन आए कि आरबीआई का क्या कार्य है, आरबीआई के कौन कौन से कार्य हैं, आरबीआई के कौन कौन से कार्य हैं, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? आरबीआई बैंक का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई। आरबीआई बैंक का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। तो जो आरबीआई बैंक है इसके क्या कार्य हैं? बैंकों के ऊपर जो एक बैंक बनाया गया है आरबीआई, इसके क्या कार्य? सबसे पहला कार्य तो यही है, मुद्रा जारी करना। मुद्रा जारी करना। जो हमारे जितनी प्रकार की मुद्राएं हैं 1 रुपए को छोड़कर बाकी सभी मुद्राएं कौन जारी करता है? आरबीआई बैंक। बैंकों का बैंक होने के कारण अन्य बैंकों पर नजर रखना।
अन्य बैंकों पर नजर रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीआई अन्य बैंकों पर किस प्रकार नजर रखता है। जो अन्य प्रकार के जो बैंक बच गए, इससे जो छोटे हैं, जैसे बताया गया था आपको, ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत प्रकार के हैं बैंक, इनके ऊपर नजर बना के रखता है कि जो बैंक ऋण देते हैं, क्या ये बैंक केवल अमीर लोगों को ऋण दे रहे हैं, ये देखना, क्या गरीब लोगों को, किसानों को ऋण मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या ब्याज की दर क्या निर्धारित की जाती है, या बैंक अपने पास एक जो निर्धारित पूंजी रखनी होती है 15%, वो बचा के रखे हुए हैं या ना रखे हुए हैं, किस तरह से अन्य बैंक अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये किसका कार्य है, आरबीआई का। इसके अलावा और भी अन्य प्रकार के कार्य हैं, समय समय पर सरकार की मदद करना, कि सरकार को अगर पैसे की जरूरत होती है, आर्थिक रूप से मजबूती चाहिए देश की अर्थव्यवस्था को ले जाने के लिए, तो आरबीआई से वो पैसा ले सकता है। तो आरबीआई इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में अनेक प्रकार के अपने कार्य करता है। आपने किसी भी कागजी मुद्रा के ऊपर देखा होगा, 1 रुपए को नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों के ऊपर आपने जो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उसके सिग्नेचर देखे होंगे। तो आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है, हाल फिलहाल में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शशिकांत दास, ये आरबीआई के गवर्नर है। जब भी नोट जारी होते हैं उस समय के वर्तमान गवर्नर के हस्ताक्षर उस नोट के ऊपर होते हैं। उसके बाद आता है कानूनी तरलता अनुपात। कानूनी तरलता अनुपात, इससे अभिप्राय है कि बैंकों को अपने पास एक निश्चित राशि जमा के रूप में रखनी होती है। मतलब बैंकों को अपने पास जो एक निश्चित राशि है, कितने, 15% की जो राशि है वो अपने पास रखनी होती है। इसको क्या कहते हैं, कानूनी तरलता अनुपात। तो आज हमने मुद्रा और साख जो लेसन है अर्थशास्त्र का, उसके मेन पॉइंट पर फोकस किया है। अगले जो पार्ट में हम हैं इसके अभ्यास के क्वेश्चन या इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आशा है कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप अपने YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।